जय सोचने लगा कि उस लड़की की वजह से आज मेरी क्लास लगेगी। कैसे सारे मुझे गुस्से से घूर घूर कर देख रहे हैं। अगर अकेले हाथ में आ गया होता तो आज ये मुझे कच्चा ही चबा जाते। राधा माँ, देखो तो कितना प्यारा बुके है गुलाबों का। सरला आंटी, हाँ, और दीदी इस टेडी बियर को भी तो देखो कितना प्यारा है। राधा माँ ने एक तरफ खड़े 6 भाइयों की ओर देखा। अरे बताते क्यों नहीं, किसने मंगाया है ये? सारे अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साहिबा ने अंश की तरफ देखा। अंश, बताओ तो क्या कहा था उस शॉप वाले ने? अंश सोचने लगा। हाँ, उन्होंने रोहन चाचू का नाम लिया था कि मैं ये ले जाकर रोहन चाचू को दे दूं। अपना नाम सुनते ही रोहन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। जय धीरे धीरे खिसक कर उन सभी के साथ आ खड़ा हुआ। सभी अब रोहन की तरफ देखने लगे। एक बूढ़ी काकी हंसकर बोली, रोहन, तूने किसके लिए मंगाया था यह सब? क्या शादी से पहले की प्रैक्टिस चल रही है? यह सुन वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। कबीर अपने चेहरे को हाथ से छुपाने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं रोहन उसका नाम ना ले ले। अगर ऐसा हुआ तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सब उसे छेड़ेंगे फिर। रोहन, नहीं, मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था। सारे लोगों का हंसना बंद हो गया। वो रोहन की तरफ उत्सुकता से देखने लगे। तारा की नजर कबीर के चेहरे के उड़े रंग पर थी। वह समझ गई कि यह पक्का कबीर के लिए मंगवाया गया होगा, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही यह गिफ्ट जब्त हो गया। साहिबा, तो बताओ ना रोहन, किसके लिए मंगवाया तुमने? रोहन ने कबीर की ओर देखा, जो बेचारा इधर उधर देख रहा था। कबीर के पास खड़ा ऋषभ सबसे नजरें बचा धीरे से हंस रहा था। आज लगेगी इनकी क्लास। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। अब भुगतो सारे। राधा माँ, रोहन, किसके लिए मंगाया था तूने? हमें भी तो पता चले कि कौन है जिसे ये सब सूझ रहा है। रोहन ने सारे भाइयों की तरफ देखा, जो इस वक्त निहायत ही शरीफ वाले एक्सप्रेशन चेहरे पर लिए खड़े थे। रोहन ने घबराहट में ऋषभ की तरफ इशारा कर दिया। मुझसे तो इन्होंने कहा था। उसकी बात सुन भाइयों के साथ साथ हर किसी की नजर ऋषभ पर जा टिकी। ऋषभ की हंसी बंद हो गई। वह रोहन को गुस्से से घूरकर देखने लगा। मैंने? रोहन हंसने का नाटक करते हुए बोला, भूल गए? आप ही ने तो कहा था कि मेरे लिए एक गुलाबों का सुंदर सा बुके और गिफ्ट का इंतजाम कर। बूढ़ी काकी, मुझे तो पहले से ही शक था कि ऐसी कारस्तानी तो ऋषभ ही कर सकता है। ऋषभ ने अपने बाजू में खड़े कबीर को देखा, जो बेचारा पहले से ही परेशान खड़ा था। उसने सोचा कि मरे हुए को क्या मारे। वह खामोश हो गया। उसे पता था कि यह सारा रायता तो उसी की वजह से फैल रहा है। तारा हंस पड़ी। रावण को भी ऐसे शौक हैं? साहिबा, क्यों? क्या ऋषभ के सीने में दिल नहीं है? क्या उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती? तारा मुंह बनाकर बोली, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरला आंटी, लेकिन लग रहा है कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है, तभी तो यह बुके और टेडी बियर मंगाया। बता ना ऋषभ, कौन है वो लड़की जो तुझे पसंद आई है? ऋषभ आगे बढ़ा और सरला आंटी के हाथ से टेडी बियर लेकर अंश के हाथ में थमा दिया। ये मेरे अंश के लिए है। तारा, और बुके? ऋषभ, बताता हूँ, सब्र करो। वह आगे बढ़ राधा माँ के पास जा खड़ा हुआ। ये तो पहले ही अपनी सही जगह पहुँच गया। ये बुके मैंने ग्रेट लेडी के लिए ही मंगाया था। अब आप ही बताओ माँ, मैं तो सबसे ज्यादा प्यार आपसे और अंश से ही करता हूँ ना। राधा माँ, कितना ख्याल रखता है ना तू मेरा। ऋषभ तारा की ओर देखते हुए बोला, अब मैं हूँ ही इतना अच्छा। तारा ने मुंह बना लिया। सारे दोस्तों की जान में जान आई कि बच गए। कुछ देर बाद कबीर कमरे में खड़ा पानी पी रहा था। सारे दोस्त एक और खड़े उसे देख रहे थे। ऋषभ, अब बस भी कर, और कितना पानी पिएगा? कबीर, अरे मेरी जान जाते जाते बची है। क्या मुंह दिखाता मैं बाहर सबको? और तू तो मुंह ही मत खोल, सारा तेरा किया धरा है। ऋषभ, अच्छा, लेकिन अभी बचाया तो मैंने ही था ना, जबकि मैंने मना किया था पहले ही कि मैं इस प्लान में तेरे साथ नहीं हूँ, पर फिर भी इस रोहन ने मेरा नाम ले लिया।
इस जय को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? सभी जय को गुस्से से घूरने लगे। जय, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो खुद ही फंस गया था, बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूँ। देव, अच्छा ऐसा क्या हुआ था, हमें भी बता, और झूठ मत बोलना वरना तू सोच लेना फिर। जय ने सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। सारे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक साथ जोर से हंस पड़े। जय, आप लोग तो हंस रहे हैं। देव, तो और क्या करें, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो तूने ही मारी थी ना। मंजीत, लेकिन तेरी सजा तो बनती है ना। देव ने रोहन को इशारा किया। रोहन भागकर गया और थोड़ी देर बाद आया। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें बहुत सारे लड्डू थे। ऋषभ ने जय को एक और बैठा दिया और मंजीत ने सामने प्लेट रख दी। देव, तुझे ये सारे लड्डू खाने हैं वरना सारे मिलकर तुझे मारेंगे। जय हैरान सा बोला, इतने लड्डू? मंजीत, क्यों, कम है? और लाऊं? सभी अब उसे घेर कर खड़े हो गए ताकि जय भाग ना पाए। कबीर कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। जय, कबीर सर बचाओ। कबीर कुछ बोलने को हुआ कि ऋषभ ने उसे रोक दिया। ज्यादा लाड़ लड़ाने की जरूरत नहीं है, बाल बाल बचा है तू। नमन, तेरी सजा तो पक्की है कांडी, हर वक्त कोई ना कोई कांड करता रहता है, इतने कांड तो मैंने भी नहीं किए थे। जय अब जबरदस्ती लड्डू खाने लगा। जैसे तैसे वह आधी प्लेट ही खा पाया था कि कबीर ने आकर प्लेट हटा दी। बस करो तुम लोग, बहुत हुआ। कुछ वक्त बाद जय एक और पेट पकड़कर खड़ा था। इतना पेट भर गया है कि 2 दिन तक खाने का नाम भी नहीं लूंगा। ऋषभ किसी काम से कमरे से बाहर निकला कि उसे सामने से तारा आती दिखाई दी। वह गुस्से से उसे घूरने लगा। तारा, ऐसे क्या देख रहे हो, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। ऋषभ, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मुझे सब पता है कि तुम नाटक कर रही हो। कबीर जैसे भोले भाले इंसान को परेशान कर क्या मिलेगा तुम्हें? मेरा खून पीकर चैन नहीं पड़ता जो उसके पीछे भी पड़ गई। अच्छी चाल चली है वैसे, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हो। तारा, तो तुमने भी तो कई बार मेरे कंधों पर रखकर बंदूक चलाई है और तुम्हारा खून तो कड़वा है, बिल्कुल टेस्टलेस। ऋषभ मुस्कुरा दिया। सच सच बताओ, तुम नाटक कर रही हो ना? तारा, हाँ तो? ऋषभ, यार जाकर कबीर को बता दो, बहुत परेशान है वो। तारा, नहीं बताऊंगी, होने दो उसे परेशान, मैंने भी तो कई महीने उसका इंतजार किया है पर वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऋषभ, तो तुम नहीं मानोगी? तारा, नहीं। ऋषभ, पक्का? तारा, पक्का। ऋषभ, ठीक है, फिर मैं अभी जाकर सरला आंटी को बता देता हूँ कि परसों रात उनके किचन में अचार की बरनी किस बिल्ली के हाथ से गिरकर टूटी थी। तारा हैरान रह गई। क्या तुम हमारा राज आंटी को बता दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऋषभ, कर सकता हूँ, मेरे भाई को परेशान करोगी तो मैं जरूर करूंगा। ऋषभ जाने लगा कि तारा पीछे से बोली, तुम्हें तुम्हारे उसी भाई की कसम, प्लीज ऐसा मत करना, और ना ही तुम कबीर या किसी और को बताओगे कि मैं गुस्सा होने का नाटक कर रही हूँ। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। तुम पागल हो? तारा, तुम पागल हो, जब किसी से प्यार करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे रूठने मनाने का भी अपना ही अलग मजा है। तारा वहां से चली गई। ऋषभ, ये लड़की हर बार मुझे फंसा देती है। मौली कबीर को अकेले पाकर उसके पास आई। कबीर उसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया। मौली, परेशान हो? कबीर, हाँ, तुम्हें तो पता है ना तारा का। मौली, तुम ही बताओ कि कैसे मनाऊं उसे। मौली, मैं ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम तारा को अपने तरीके से मनाओ। कबीर, मेरा तरीका मतलब? इतने में मौली वहां से चली गई। कबीर सोचने लगा कि मेरा क्या तरीका है। तभी ऋषभ वहां आया। कबीर ने उसे बताया कि मौली ने क्या कहा। ऋषभ मुस्कुरा दिया। सही तो बोला मौली ने, तारा तुझे पसंद करती है, तेरी सोच को पसंद करती है, तेरी सादगी को और तेरी मासूमियत को पसंद करती है, तो तू उसे अपने तरीके से मनाना। हम दोस्तों के तरीके काम नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त गलत सुझाव दे रहे हैं, उनके तरीके भी सही हैं, लेकिन उनकी पार्टनर तारा नहीं है ना। कबीर अब सोच में पड़ गया। ऋषभ, पता है
मैंने एक बार पूछा था तारा से कि तुम्हें कबीर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो उसका जवाब था कबीर की मासूमियत। तू अपने तरीके से जैसे तेरे मन में आता है मना ले, वो मान जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ तेरी। कुछ ही देर में बारात चल पड़ी। सारे दोस्त बारात के आगे झूमते नाचते हुए जा रहे थे। मंजीत का नागिन डांस चालू हो गया और वो जय के पीछे पड़ गया। आखिरकार जय ने भी सपेरे की कमान संभाल ली और लगा मंजीत को वश में करने। तारा बार बार इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे कबीर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जय को इशारा कर बुलाया, कबीर कहाँ है? जय ने मना कर दिया कि वह नहीं जानता। तारा यह सुनकर परेशान हो गई। उसकी नजरें बार बार कबीर को ढूंढ रही थी। वह अब सीधे ऋषभ के पास गई और उसे पकड़कर एक और खींच लिया। सच सच बताओ रावण, मेरा कबीर कहाँ है? ऋषभ, मुझे क्या पता कहाँ गया? तारा, पागल मत बनाओ, मुझे सब पता है कि ये तुम्हारी ही चाल है। कहाँ है मेरा कबीर? ऋषभ हंसा, तुम्हारा कबीर? लेकिन तुम तो उससे नाराज थी ना? कितना परेशान किया उस बेचारे को। हो सकता है कहीं कोने में बैठकर रो रहा हो या चला गया हो उदास होकर। वैसे आखिरी बार मैंने उसे निशा के साथ देखा था, लेकिन दिखाई तो निशा भी नहीं दे रही ना। तारा अब पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ऋषभ उसे यूं देख हंसने लगा। कुछ ही देर में सभी वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वरमाला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तारा को कबीर आखिरकार दिख ही गया। वह कुछ दूरी पर निशा के साथ खड़ा था। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। कबीर तारा को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। वो और निशा दोनों खुश होकर बातें कर रहे थे। कबीर बातों के दौरान जब यूं ही उसकी तरफ देखता तो तारा नजरें फेर लेती, फिर चुपके से उसे देखा करती। कबीर और निशा को हंसते देख तारा गुस्से से उन्हें घूरने लगी कि पीछे से ऋषभ आया। बस भी करो, नजरों से ही भस्म करने का इरादा है क्या? और कर लो गुस्सा। ऐसे ही गुस्सा करती रही ना तो एक दिन लड़का हाथ से निकल जाएगा, तब बैठकर रोती रहना। तुम जानती नहीं हो शायद कि कबीर की कितनी डिमांड है। अमूमन हर लड़की को ही कबीर जैसा लड़का चाहिए, लेकिन तुम तो चापली हो ना, दे दिया निशा को मौका। तारा, तुम तो चुप ही रहो, हमेशा बुरा ही बोलते हो। किसी ने मेरे कबीर की तरफ नजर उठाई तो उसकी आंखें निकाल लूंगी। ऋषभ हंसता हुआ वहां से चला गया। तारा ने वापस कबीर की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वो और निशा दोनों वहां से गायब थे। तारा, अभी कहाँ चले गए? निशा की बच्ची को मेरा ही पति मिला था। मेरा भोला सा कबीर, हर कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है, मैं भी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कभी कबीर से नाराज होने का नाटक नहीं करूंगी। कहाँ ढूंढूं उसे? तारा चंद कदम आगे बढ़ी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अंश खड़ा था। क्या हुआ चाची, आप स्टार की तरह शाइन क्यों नहीं कर रहे हो आज, जैसे हर रोज करते हो? तारा उदास सी बोली, क्योंकि तुम्हारे चाचू मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, मिल नहीं रहे। अंश, मतलब आप दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हो? तारा, कुछ ऐसा ही समझ लो। अंश, मैं बताऊं चाचू कहाँ हैं? तारा यह सुनकर खुश हो गई। तुम्हें पता है कहाँ है कबीर? अंश, मैंने उन्हें ऊपर टेरेस की ओर जाते देखा था। कहते हुए उसने टेरेस की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। तारा जल्दी से टेरेस की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने आकर अंश को गोद में उठा लिया। आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब देखना, आपके कबीर चाचू और तारा चाची में दोस्ती फिर से हो जाएगी। तारा टेरेस पर आई और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तारा सोच में पड़ गई कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अंश ने तो शायद कबीर चला गया हो। तारा अभी यह सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से आकर हल्के से उसके कान में कहा, मुझे ही ढूंढ रही थी ना। आवाज़ सुनकर जैसे तारा की जान में जान आई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान थी और हवा के चलते बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। तारा सारा झूठा गुस्सा भूल खुश हो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी कि कबीर पीछे हट गया। तारा उसकी इस हरकत को देखकर चौंक गई। कबीर,
क्या हुआ? तुम तो नाराज थी ना? मैंने तो तुम्हें मनाया भी नहीं और तुम खुद ही मान गई। तारा उसे गुस्से से घूरने लगी। भूल गई थी। अच्छा हुआ जो याद दिला दिया। वह वहां से जाने को हुई कि कबीर उसके सामने आ गया। तारा जिस तरफ होती कबीर भी उस तरफ हो जाता। तारा चिढ़ते हुए बोली, हटो मेरे सामने से, जाओ अपनी दोस्त निशा के पास। उसके होते हुए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारा तो पीछा छूट गया ना मुझसे। कबीर ने जब उसे ऐसे देखा तो गंभीर हो गया। उसने जैसे ही तारा की तरफ हाथ आगे बढ़ाया कि तारा ने गुस्से से उसके हाथ को खुद से दूर कर दिया। नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। तारा को रोते देख कबीर ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। तारा ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे छोड़ा नहीं। एक बार मौका दिया था तुम्हें शुरू में कि मुझसे दूर चली जाओ, पर तुम नहीं मानी, तो अब भुगतो। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर, तुम सच में पागल हो। पहले तो मुझे इतना परेशान कर रखा था और अब खुद रो रही हो। तारा रोते हुए बोली, कुछ वक्त ही तो मांगा था तुमसे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगा था। तुम्हारे पास सभी के लिए वक्त है, लेकिन कभी सोचा है कि मुझे भी तुम्हारा वक्त चाहिए? मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। क्या मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? हाँ, पहले नाटक कर रही थी, लेकिन अब सच में नाराज हूँ। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि बीवी नाराज है तो मना लूँ। निशा के साथ लगे हुए थे बातें बनाने में। कबीर, तो क्या करता? तुम जानती हो ना कि मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। मुझे यह रूठना मनाना नहीं आता। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही ना। अब जो सजा देनी है दे लो, पर ऐसे रूठो नहीं। तारा, तुम क्यों नाराज होती हो मुझसे? क्या हर बात कहना जरूरी है? तारा ने सुबकते हुए कहा, कभी कभी कुछ बातें कहना जरूरी होता है। कबीर कुछ वक्त तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ले तारा पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तारा ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा कि कबीर के दिमाग में चल क्या रहा है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले चला। उसने बाउंड्री वॉल पर तारा को बिठाया और खुद उसके सामने बैठ उसके आंसू पोंछे। तुम्हें पता है, जब मैं सब कुछ छोड़कर चला गया था तारा, तब मुझे लगा था कि सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगी, पर मैं गलत था। जब नमन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ती चली जा रही थी। पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्यार होता क्या है। तुमने अपनी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी चुनी। जब कभी नमन से तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिलती थी तो ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे समझ आया कि जो मौली के लिए महसूस हुआ वह तो बस इन्फेचुएशन था। मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ वह कभी मैंने मौली के लिए महसूस किया ही नहीं। वक्त लगा मुझे, लेकिन मैं समझ गया कि मेरा असली प्यार मौली नहीं तुम हो। उस रोज़ भी उस हवेली में मैंने तुम्हारे साथ रोकर अपना जी हल्का कर लिया। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहुत सहज महसूस कर रहा था। मुझसे किस्मत वाला और कोई है ही नहीं जिसके पास ऐसी माँ है, भाई हैं, मौली जैसी दोस्त है और तुम्हारे जैसी बीवी है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कभी कहा नहीं मैंने, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो तारा। तुम्हें जितना लड़ना है या जितनी शरारत करनी है कर लो। सच्ची मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, पर यूँ नाराज नहीं हुआ करो, मैं सुकून से नहीं रह पाता हूँ। तारा कुछ वक्त तक कबीर को देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मैं दोबारा नाराज नहीं होंगी तुमसे। तारा ने कबीर के कंधे पर सिर टिका दिया। दोनों खामोश हो गए। कबीर खुले आसमान में चमकते सितारों को देखने लगा। तारा, क्या सोच रहे हो? कबीर, तुम्हें पता है, मैंने, देव और मंजीत ने कई रातें एक साथ खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखकर गुजारी हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक तारा मेरी भी किस्मत में होगा। वैसे ये तारा बहुत शैतान है, मुझे बहुत तंग करता है। तारा हंस दी। उसने कबीर के बालों को और बिगाड़ दिया। तुम्हारी यही मासूमियत मुझे पसंद है।
कबीर भी मुस्कुरा दिया। तारा अब खुद उसके बालों को ठीक करते हुए बोली, और तुम्हारी मुस्कुराहट भी। कभी कभी मुझे लगता है कि यह हवाएं भी ना तुमसे मिली हुई हैं। कबीर, क्या मतलब? तारा, जब कभी तुम पर थोड़ा गुस्सा करने का या तुमसे रूठने का मन करता है, तब ये हवाएं आकर तुम्हारे बालों को बिगाड़ जाती हैं और फिर तुम एक छोटे मासूम से बच्चे लगते हो। तब तुम पर गुस्सा करने का मन ही नहीं करता। कबीर, याद रखना, भले ही कितनी सौतन आ जाए, लेकिन कबीर सिर्फ तारा का है। तारा एक बार फिर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। थोड़ी देर साथ बैठकर जब दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर आए तो तारा राधा माँ के पास चली गई। कबीर की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। उसको एक कोने में खड़ा ऋषभ दिखाई दिया, जो उसे ही देख रहा था। उसने इशारे से कबीर से पूछा कि क्या रहा। कबीर धीरे से मुस्कुरा दिया तो ऋषभ भी हंस पड़ा। शादी की रस्में चल रही थी मंडप में। जय ऋषभ के पास खड़ा था। शादी देखकर आपका मन नहीं कर रहा कि आपकी भी शादी हो? ऋषभ, तू भी तो कुंवारा है, तो तू ही कर लेना। तू कहे तो तेरी करवा दूं। कहाँ है वो लड़की जो बाहर मिली थी? कहते हुए वह इधर उधर देखने लगा। जय, रहने दीजिए, आप तो मजाक ही नहीं समझते। ऋषभ, हाँ, कुची कुची कू। दोनों हंस पड़े। ऋषभ, अच्छा कैसी लड़की चाहिए तुझे? जय, बताया तो था, जो मेरी फैमिली का ध्यान रख सके, मेरी जिम्मेदारी निभा सके, थोड़ी शैतान भी हो और थोड़ी मासूम भी, जो रूठना भी जानती हो और मनाना भी, दिल की एकदम साफ हो। ऋषभ, तो ऐसी लड़की ढूंढने की जरूरत ही क्या है? वो है ना अपनी माही, वो भी तो बिल्कुल वैसी ही है। जय के मुस्कुराते चेहरे पर अब गंभीरता झलक उठी। वह सोचने लगा कि बात तो सही कही ऋषभ सर ने। तभी देव, मंजीत, कबीर और रोहन वहां आ गए। देव, क्या खिचड़ी पका रहे हो कांडियो? ऋषभ, तू कौन सा दूध का धुला है? कबीर सभी को साथ ले नमन के पास चला गया। नमन की शादी के बाद अगले दिन सुबह सभी वापस लौट कर आए। बाकी रस्मों में पूरा दिन निकल गया। रात को ऋषभ जब कमरे में आकर बैठा तो याद आया कि उसने तो सुनी को फोन ही नहीं किया सुबह से। वह अपना फोन ढूंढने लगा। तभी मंजीत आया। ये जय कहाँ है, पता है तुझे? ऋषभ, पास ही में तो गया था, नहीं आया। मंजीत, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो नहीं आया और ना फोन उठा रहा है। ऋषभ और मंजीत परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। Bye.